Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So, students, in this video, we are going to cover some of the most important questions of MEG 19, जो कि आपका the Australian novel है. स्पेशली फॉर दी जून 2025 एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को विद आंसर्स कवर करने वाले हैं. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास आपका MEG 19 का जून 2025 सेशन के लिए जो गेस्ट पेपर है ना वो भी अवेलेबल है. तो अगर आप चाहें तो MEG 19 का गेस्ट पेपर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके भी परचेज़ कर सकते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना है. मेरी टीम आपको आगे रिप्लाई कर देगी एंड यू कैन बाय योर MEG 19 गेस्ट पेपर फॉर टुमारो एग्ज़ाम. ठीक है, गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिलने वाले हैं. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द ट्री ऑफ मैन रिफ्लेक्ट पैट्रिक वाइट्स एंजाइटी अबाउट रूटलेसनेस एंड एलियनेशन. तो यहाँ पे जो नॉवल है पैट्रिक वाइट के द्वारा लिखी गई द ट्री ऑफ मैन, आपको इसके बारे में बताना है कि कैसे इसके अंदर हमें डीप फीलिंग्स देखने के लिए मिलती हैं. सो पैट्रिक वाइट्स नॉवल द ट्री ऑफ मैन एक्सप्लोर्स डीप फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, लॉस ऑफ कनेक्शन and the search for meaning in changing Australia. So guys, as you all know कि हम ऑस्ट्रेलियन नावल पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे कि पैट्रिक वाइट की जो नावल है वो काफ़ी ज़्यादा जो डीप फीलिंग्स हैं, लॉस ऑफ कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें उससे अवगत करवाता है. Through the story of Stan and Amy Parker, who built their life in the Australian bush, White shows his worries about how modern life can make people feel disconnected from themselves. तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है गाइज मॉडर्न लाइफ की कि कैसे जो हमारी मॉडर्न लाइफ होती है वो हमें डिसकनेक्टेड फील करवाती है हमारे लैंड से और हमें खुद से. ठीक है, वी फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम देमसेल्व्स. सो फाइनली हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिन पॉइंट्स से हमें रूटलेसनेस और एलियनेशन का पता चलता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉस ऑफ कनेक्शन टू द लैंड. तो यानी कि एट फर्स्ट स्टैन एंड एमी आर क्लोजली कनेक्टेड टू द लैंड. दे लिव सिंपली एंड फाइंड पर्पस इन वर्किंग द सॉइल. बट जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उनके आसपास का जो जंगल है, झाड़ियाँ हैं, वो सब अर्बन एरियाज़ में बदल जाती हैं और जो एक उनका नेचुरल जो वर्ल्ड था वो फेड अवे कर जाता है. दिस चेंज शोज़ हाउ ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद नेचर आर डिसअपियरिंग, लीविंग पीपल फील लॉस्ट एंड रूटलेस. तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये बताना है कि कैसे नेचर के साथ जो उनका कनेक्शन है ना वो लॉस्ट हो जाता है. White contrasts the honest natural life in the country with the fake and shallow city life, especially in Sydney. तो वो कहते हैं कि सिडनी के अंदर जो लाइफ है अभी वो कैसी है, फेक है, शैलो है, जबकि जो कंट्री साइड की जो लाइफ होती है, विलेज लाइफ जो होती है वो ऑनेस्ट और नेचुरल होती है. द सिटी इज़ फुल ऑफ मटीरियलिज्म and surface level relationships which push people away from real connections and spiritual meaning. कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर कुछ पार्कर की डॉटर इन लॉ प्रेफर सिटी ग्लैमर बट एंड अप फीलिंग एम्प्टी इनसाइड. तो कहानी के अंदर, नॉवल के अंदर हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आप सिटी लाइफ को प्रेफर करोगे तो यू विल एंड अप इन लोनलीनेस एंड दिस शोज वाइट्स फियर दैट अर्बन लाइफ कॉज एलियनेशन. तो यहाँ पे जो वाइट है उसको डर है कि अगर आप अर्बन लाइफ में रहोगे ना तो आप कैसा फील करोगे, यू विल फील एलियनेटेड. एंड यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स के इनर स्ट्रगल्स भी देखने के लिए मिलते हैं. सो स्टैन एंड एमी स्ट्रगल इनसाइड देमसेल्व्स. स्टैन इज क्वाइट एंड डिस्टेंट, हाइडिंग अ डीप लोनलीनेस एज ही ट्राइज टू कीप हिज वैल्यूज अलाइव इन अ चेंजिंग वर्ल्ड. तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनके इनर स्ट्रगल्स के बारे में. जो स्टैन है, ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्टैन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस है. लोनलीनेस क्यों है गाइज उसके अंदर,
बिकॉज देखो वर्ल्ड बदल रहा है और इस बदलती हुई दुनिया के अंदर अगर आप अपनी वैल्यूज़ को अलाइव रखना चाहते हो तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. यू विल स्ट्रगल इन दिस. एमी वॉन्ट मोर सोशली बट फील्स अनहैप्पी. तो वो थोड़ी सोशल लाइफ चाहती है. इवन आफ्टर मैनी ईयर्स टुगेदर दे फाइंड इट हार्ड टू ट्रूली कनेक्ट, showing how modern life breaks apart not only community but also close personal relationship. सो नॉवल में हमें दिखाया गया है कि जो आपका मॉडर्न लाइफ होती है ना, वो कम्युनिटीज़ को ही नहीं तोड़ती बल्कि जो हमारे क्लोज और पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं उनको भी ख़राब कर देती है. एंड द ट्री इन द नॉवल स्टैंड्स फॉर बोथ स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन. तो जो ट्री है नॉवल के अंदर वो एक सिंबल है, स्ट्रेंथ का भी है और सेपरेशन का भी है. इट रिप्रेजेंट्स लाइफ ग्रोथ एंड स्टेइंग ग्राउंडेड. कि हमें ना मतलब लाइफ के अंदर आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए, ठीक है, आपको रूटेड रहना चाहिए. बट उसकी जो ब्रांचेस हैं वो दिखाता है कि कैसे आपकी जैसे ब्रांचेस ट्री की फैलती हैं ना वैसे ही आपकी लाइफ भी ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाती है. एंड आप अपनी रूट से, एक जो ट्री की बहुत दूर वाली ब्रांच है वो अपनी रूट से कितना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करती होगी. तो इसीलिए यहाँ पे ट्री को सिंबल लेकर बताया गया है. फिर जो पैट्रिक वाइट हैं क्योंकि वो खुद भी अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से. सो द नॉवल रिफ्लेक्ट्स हिज होप टू फाइंड स्पिरिचुअल मीनिंग डिस्पाइट दीज फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन. तो इतनी सारी एलियनेशन की फीलिंग्स के बावजूद भी वो यहाँ पे अपना एक स्पिरिचुअल मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं. द पार्कर सिंपल एवरीडे लाइफ बिकम अ वे to explore the deeper human struggle to find purpose in a confusing world. तो यहाँ पे जो एवरीडे लाइफ है ना वो क्या हो चुकी है गाइस, एवरीडे लाइफ उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो चुकी है, ठीक है, इस कंफ्यूजिंग वर्ल्ड के अंदर अब उनके लिए जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है. तो फाइनली द ट्री ऑफ मैन इज़ मोर देन अ फैमिली स्टोरी. It's Patrick White reflection on what it means to live with meaning when the world is changing fast. तो यहाँ पे हमें पैट्रिक वाइट का जो एक रिफ्लेक्शन है ये देखने के लिए मिलता है कि वो वर्ल्ड जो इतना फास्टली मतलब चेंज हो रहा है तो इस वर्ल्ड में लोग कैसे लॉस्ट फील करते हैं. द नॉवल शोज हाउ ओल्ड कनेक्शंस ब्रेक डाउन एंड हाउ पीपल सर्च फॉर होप एंड आइडेंटिटी इन ऑर्डिनरी लाइफ. तो पूरी नॉवल के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी के लिए सर्च कर रहे हैं. वाइट वरीज अबाउट रूटलेसनेस एंड एलियनेशन come through in Fading Bush, the quiet pain of his character and the growing distance between people and the land they live on. तो ओवरऑल जो मैंने आपको ऊपर के सारे पॉइंट्स बताए हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. आप इन्हीं पॉइंट्स को इस नॉवल से जुड़े हुए क्वेश्चन के आंसर में लिख कर आ सकते हैं. देन आपको नैरेटिव टेक्निक बतानी है. डिस्कस दी नैरेटिव टेक्निक इन किम स्कॉट्स बेनांग फ्रॉम द हार्ट. सो किम स्कॉट्स बेनांग फ्रॉम द हार्ट 1999 ये एक ऑस्ट्रेलियन नॉवल है अबाउट दी स्टोलन जनरेशन, कॉलोनियल वायलेंस एंड एब ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में है. ये समझ रहे हो, मतलब कॉलोनियल वायलेंस से बेसिकली ये जुड़ा हुआ है. तो बिसाइड्स इट्स इम्पॉर्टेंट थीम्स द नॉवल uses a unique and complex way of telling the story that breaks usual storytelling rule. तो जो नॉवल है वो क्या कर रही है दोस्तों, यहाँ पर जो स्टोरी टेलिंग जो यूजुअली हम स्टोरी टेलिंग करते हैं ना उससे ये डिफरेंट है. नाउ इसकी नैरेटिव टेक्निक बतानी है आपको, मतलब नॉवल के अंदर किस तरीके से नैरेशन किया हुआ है. तो पहला आप बताएंगे कि इसके अंदर हमें नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग देखने के लिए मिलता है. द स्टोरी डज नॉट फॉलो आ स्ट्रेट टाइम लाइन. एक स्ट्रेट टाइम लाइन हम इसमें नहीं देखते हैं. जो कहानी है वो बैक एंड फोर्थ यहाँ पे मूव कर रही है, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइम्स के बारे में इस कहानी में बात हो रही है. शोइंग हाउ मेमोरीज एंड आइडेंटिटी आर ब्रोकन एंड मिक्सड. This reflects the main character Harley's struggle to understand his family history and the impact of colonization. तो एक सीधी टाइमलाइन ना होकर जो कहानी है वो बैक एंड फोर्थ अलग अलग टाइम में मूव करती है एंड हमें मल्टीपल वॉइसेस यहाँ पर देखने के लिए मिलती है.
द नॉवल इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट वॉइसेस, जैसे कि एंसेस्टर्स की वॉइस, फैमिली मेम्बर की, ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में इसमें बात मिलती है. द नॉवल क्रिएट्स अ लेयर्ड स्टोरी that shows different perspective, especially those voices often ignored in colonial histories. तो नॉवल यहाँ पे हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से अवगत करवाती है. एंड इसमें हमें वेस्टर्न राइटिंग स्टाइल भी देखने के लिए मिलता है. हार्ली ऑफन थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ टेलिंग स्टोरी इटसेल्फ. तो यहाँ पे हमें जो मतलब खुद से सेल्फ रिफ्लेक्टिव स्टोरी टेलिंग है, मेटाफिक्शन हम यहाँ पे देखते हैं. ही क्वेश्चंस हाउ ट्रूथफुल रिटर्न रिकॉर्ड्स आर एंड शोज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू टेल हिज फैमिलीज रियल स्टोरी. तो यहाँ पे उनकी कहानी, जो उनकी फैमिली की रियल स्टोरी है, वो बताना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. दिस मेक्स रीडर्स अवेयर दैट हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट फैक्ट बट स्टोरी शेप्ड बाई हु टेल दैम. तो हिस्ट्री केवल फैक्ट्स नहीं होता. तो वो कहते हैं कि जो भी हमें ऑस्ट्रेलिया के कॉलोनियल स्ट्रगल्स के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं, दे ऑल आर नॉट ट्रूथफुल. ठीक है, सच बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. द नॉवल इंक्लूड्स रियल गवर्नमेंट रिपोर्ट है नॉवल के अंदर, एसिमिलेशन पॉलिसीज़ हैं, एंड दीज ऑफिशियल टेक्स्ट आर प्लेस्ड अलॉन्ग साइड हार्ली पर्सनल फीलिंग, शोइंग हाउ कोल्ड bureaucratic language hides the human pain caused by the colonization. तो यहाँ पे जो colonization की वजह से जो पेन है ना, वो कहीं हिडन है. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कॉट हैं वो मिक्स करते हैं रेगुलर इंग्लिश को विद नूंगार वर्ड्स. दिस शोज द क्लैश बिटवीन द कॉलोनियल और इंडिजीनियस कल्चर. तो अपनी नॉवल के माध्यम से उन्होंने इंडिजीनियस कल्चर को भी दिखाने की कोशिश की है. द पोइटिक स्टाइल ऑफ द राइटिंग कॉन्ट्रास्ट विद द हार्श ऑफिशियल लैंग्वेज, मेकिंग द स्टोरी मोर इमोशनल एंड पावरफुल. एंड द नॉवल इज़ लाइक अ कोलाज मेड ऑफ मेमरीज, स्टोरीज, फोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स. हमें इसमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं. आप ये लाइन को लर्न कर सकते हैं. And this broken form shows how aboriginal identity was damaged by colonization, but also suggests a process of healing and reclaiming culture. किम स्कॉट का ओवरऑल हम बताएंगे कि उनकी जो मतलब स्टोरी टेलिंग है वो नॉन लीनियर है, मल्टी वॉइस्ड है. ठीक है, बिलोंग फ्रॉम द हार्ट टू चैलेंज ट्रेडिशनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज टोल्ड बाय कॉलोनाइजर्स. तो यहाँ पे वो कॉलोनाइजर्स के द्वारा जो बताई गई हिस्ट्री है, स्टोरीज हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं. सो बाय मिक्सिंग इंडिजीनियस एंड वेस्टर्न वेज एंड इंक्लूडिंग मैनी वॉइसेज, Scott tells a story of personal and cultural recovery, giving back to powers. This innovative technique make the novel a strong work of resistance, memory and survival. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ चेंज ऑफ स्काईज engage with the themes of identity crisis and cultural assimilation. ठीक है, तो अ चेंज ऑफ स्काइज के बारे में आपको बात करनी है. तो यस्मीन गोनोरेंट नॉवल अ चेंज ऑफ स्काइज टेल्स द स्टोरी ऑफ श्रीलंकन इमाइग्रेंट्स. किसकी कहानी है? श्रीलंका से आए हुए इमाइग्रेंट्स की कहानी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एडजस्ट होना चाहते हैं. It focuses on their emotional and cultural challenges, especially around their sense of identity and the process of fitting into a new culture. तो उन लोगों के बारे में जो इमोशनल, वो लोग जो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनके बारे में है ये नॉवल कहानी. तो मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें राजन एंड नलिनी. फील्स टॉर्न बिटवीन देयर ओल्ड होम, जो श्रीलंका में था, और नया ऑस्ट्रेलिया में. वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कल्चर को लेकर. दे आर कन्फ्यूज एंड दे आर इन पेन. एंड ऑस्ट्रेलिया में मूव करना उनके लिए काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को लेकर आता है. एंड द कैरेक्टर फेस मिसअंडरस्टैंडिंग, वो फेस करते हैं, और समटाइम्स उनको आउटसाइडर्स जैसा फील होता है. राजन एंड नालिनी ऑफन मिस देयर लाइफ इन श्रीलंका, एंड दिस नॉस्टैल्जिया मेक्स इट हार्ड फॉर देम टू फील कम्प्लीटली एट होम इन ऑस्ट्रेलिया. तो फॉर देम होम, यहाँ पे जो एक इमोशनल फीलिंग है ना, वो उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हो पा रही है. एंड द नॉवल ऑल्सो लुक्स एट हाउ द फर्स्ट जनरेशन स्ट्रगल्स. फर्स्ट जो जनरेशन है वो स्ट्रगल करती है, बट बाद में जो उनके बच्चे आते हैं ना, वो कितना ईजिली ऑस्ट्रेलियन लाइफ में अडेप्ट कर जाते हैं. द यंगर जनरेशन को दोनों कल्चर का एक मिक्स देखने के लिए मिलता है.
Rajan's personal growth from a traditional thinker to someone more open and accepting mirrors the inner changes immigrants often go through. तो यहाँ पे हमें राजन के थ्रू कहानी में ये पता चलता है कि कौन कौन से जो मतलब चेंजेस हैं जो इमाइग्रेंट्स को सहने पड़ते हैं. द नॉवल शोज दैट अडेप्टिंग टू अ न्यू कल्चर्स इन्वॉल्व रिफ्लेक्शन, कॉम्प्रोमाइज एंड लर्निंग टू एक्सेप्ट वन सेल्फ. तो जब आप न्यू कल्चर में जाते हो ना तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है. द स्टोरी डिस्टिंग्विश बिटवीन जस्ट अडॉप्टिंग न्यू कस्टम्स एंड फुली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ न्यू कल्चर. तो एक होता है कि जब हम नए कल्चर को अपनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ए कल्चरलेशन. एंड एसिमिलेशन होता है जब हम न्यू कल्चर का पार्ट पूरी तरीके से बन जाते हैं. तो इट सजेस्ट दैट फुल एसिमिलेशन इज़ नॉट ईजी. एक तो देखो पूरा एसिमिलेशन आसान नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं होता. इंस्टेड द नॉवल सपोर्ट्स एक्सेप्टिंग अ ब्लेंड ऑफ कल्चर. तो नॉवल किस चीज़ को सपोर्ट करती है? कल्चरल ब्लेंड और आइडेंटिटीज़ को सपोर्ट करती है. आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. दिस इज़ माई पार्ट 2 वीडियो एंड इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 वीडियो भी बनाया था. तो आप दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने MEG-19 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं. बट स्टिल अगर आपको जो वीडियोज़ में डेटा है वो इनफ नहीं लगता देन यू कैन बाय माई नोट्स ऑल्सो, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है ना उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है. मेरी टीम आपको वहाँ पे आगे असिस्ट कर देगी एंड यू कैन बाय योर MEG-19 नोट्स या गेस्ट पेपर वॉट एवर यू नीड.